नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। ईरान को अगर सिर्फ एक मुल्क समझ लिया जाए तो यह वही पहली भूल है जिससे बड़े बड़े रणनीतिकार अपनी पूरी बाजी हार चुके हैं। यह कोई पारंपरिक राष्ट्र राज्य नहीं, बल्कि परतों में बुना हुआ एक स्ट्रैटेजिक इकोसिस्टम है, जहां युद्ध कोई घटना नहीं बल्कि एक सतत अवस्था है, जहां सेना सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि समाज की नसों में बहती है, और जहां निर्णय सिर्फ सरकार नहीं बल्कि एक विचारधारा लेती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, जिन्होंने दुनिया को सौदों और दबाव की भाषा में पढ़ा, इस जटिलता को देर से समझ पाए, और जब तक समझ पाए तब तक मोर्चे बदल चुके थे, समीकरण पलट चुके थे, और मैदान में खड़े अमेरिका के साथ खड़े हाथ धीरे धीरे फिसल चुके थे। इस पूरे परिदृश्य की धुरी एक ऐसे दावे से घूमी जिसने धुएं और धुंध के बीच सच और संकेत दोनों को साथ खड़ा कर दिया। इजराइल की ओर से यह कहा गया कि ईरान के सुरक्षा ढांचे के शीर्ष पर बैठे लारिजानी को निष्प्रभावी कर दिया गया है। यह दावा जितना तेजी से वैश्विक मीडिया के गलियारों में दौड़ा, उतनी ही शांति से तेहरान ने उसे अनकन्फर्म्ड की श्रेणी में रहने दिया। यही वह बारीक रेखा है जहां से इंफॉर्मेशन डोमेन का खेल शुरू होता है, जहां हर सूचना एक गोला बारूद है, हर चुप्पी एक संदेश है, और हर लीक एक रणनीतिक चाल। इस युद्ध में गोलियों से पहले कथाएं चलती हैं और कथाओं से पहले इरादे। ट्रंप की भूमिका इस पूरे खेल में एक ऐसे कमांडर की तरह दिखती है जो हर आदेश के बाद डिसएंगेज का रास्ता खुला रखता है। बयान आते हैं कड़े, तीखे, निर्णायक, और फिर उसी तेजी से उनमें कैलिब्रेटेड बैक ऑफ दिखाई देता है। यह दोलन सिर्फ शैली नहीं बल्कि एक गहरी दुविधा का लक्षण है। युद्ध में क्लैरिटी ऑफ इंटेंट सबसे बड़ा हथियार होती है, और जब इरादा ही धुंधला हो तो सबसे आधुनिक बेड़े भी दिशा खो देते हैं। सहयोगी देशों के लिए यह संकेत पर्याप्त था कि इस अभियान में प्रवेश का मतलब है एक ऐसे थिएटर में उतरना जहां स्क्रिप्ट हर घंटे बदल सकती है। इसलिए इस बार अटलांटिक के उस पार बैठे साझेदारों ने कंट्रोल्ड डिस्टेंस चुना। जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस, ये वे नाम हैं जो हर बड़े अमेरिकी ऑपरेशन में फोर्स मल्टीप्लायर बनकर उभरे थे। लेकिन इस बार उनके जहाज पानी में उतरे जरूर, पर काइनेटिक एंगेजमेंट के लिए नहीं। वे निगरानी, एस्कॉर्ट और अपने अपने हितों की परिधि तक सीमित रहे। यह किसी औपचारिक असहमति से ज़्यादा गहरी बात है। यह ट्रस्ट डेफिसिट का वह स्तर है जहां सहयोगी खुलकर ना नहीं कह पाते और हाँ भी नहीं करते। युद्ध की भाषा में इसे पॉलिटिकल कूलिंग ऑफ सपोर्ट कहा जाता है, धीमे तापमान पर दिया गया संकेत जो अक्सर सबसे साफ होता है। खाड़ी के राजघरानों ने इससे भी अधिक परिष्कृत मुद्रा अपनाई, साइलेंट अलाइनमेंट। वे जानते हैं कि ईरान के साथ खुला टकराव किसी एक फ्रंट तक सीमित नहीं रहेगा, वह तेल की नसों से लेकर शहरों की सड़कों तक फैल जाएगा। इसलिए उनकी भागीदारी ओवर द होराइजन रहती है, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक कवर, पर फ्रंट लाइन पर झंडा नहीं। यह उस भूगोल की समझ है जहां हर कदम का प्रतिध्वनि कई सीमाओं तक सुनाई देता है, और यहीं से ईरान का असली प्रतिरूप उभरता है, एक ऐसा ढांचा जो पारंपरिक सैन्य तर्कों से परे जाकर काम करता है। इसकी नियमित सेना, आर्टिस, एक परिचित चेहरा है, सीमाएं, एयर डिफेंस, नौसैनिक गश्त। लेकिन इसके समानांतर चलने वाला ढांचा, रिवोल्यूशनरी गार्ड, वह नस है जहां से असली पल्स चलती है। यह सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल फिलॉसफी है जिसमें मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन स्वार्म, साइबर वेक्टर और बाहरी नेटवर्क सब एक ही छत के नीचे सांस लेते हैं, और इस छत के नीचे 31 प्रांतों में फैली कमांड संरचना एक ऐसी ग्रिड बनाती है जहां हर इलाका अपने आप में एक माइक्रो थिएटर है, स्वायत्त, तत्पर और स्थानीय भूगोल से गहराई से जुड़ा हुआ। इस ग्रिड की सबसे सूक्ष्म परत है बसीज, एक ऐसी नागरिक सैन्य परंपरा जो जरूरत पड़ने पर समाज को मोबिलाइजेबल फोर्स में बदल देती है। यह वह इलाका है जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं रहता, वह शहरों, कस्बों और मोहल्लों में भी प्रवेश कर जाता है। इस तरह का ढांचा किसी भी बाहरी शक्ति के लिए एक अंतहीन एंगेजमेंट मैट्रिक्स बनाता है, जहां हर सफलता के बाद एक नया मोर्चा खुलता है, हर बढ़त के साथ एक नई थकान जुड़ती है। ईरान की रणनीति का केंद्रीय सूत्र है एस्केलेशन का वितरण, यानी युद्ध को एक जगह केंद्रित न रहने देना बल्कि उसे कई दिशाओं में फैलाना। यही कारण है कि उसकी बाहरी परिधि लेबनान, यमन, इराक, सीरिया,
एक एक्सटेंडेड ऑपरेशनल डेप्थ का काम करती हैं। यहाँ से आने वाले संकेत, दबाव और हमले सीधे सीधे एक देश से नहीं बल्कि एक नेटवर्क से आते हैं। यह प्रॉक्सी शब्द से भी आगे की चीज़ है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें हर नोड अपने अपने समय पर सक्रिय होकर समूचे समीकरण को प्रभावित करता है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे संवेदनशील लीवर है होर्मुज का जलडमरू मध्य। यह सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा एक सिस्टम वाइड शॉक पैदा कर सकती है। ईरान इस लीवर को डिटरेंस की तरह इस्तेमाल करता है, एक ऐसा संकेत जो बिना इस्तेमाल के भी असर डालता है। जब दुनिया का ऊर्जा प्रवाह एक संकीर्ण गलियारे से गुजरता है तो उस गलियारे की सुरक्षा खुद एक हथियार बन जाती है। अमेरिका की पारंपरिक शक्ति, तेज निर्णायक तकनीकी ऐसे वितरित युद्ध में अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। वह एक स्पष्ट लक्ष्य, एक स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर और एक स्पष्ट अर्थ की तलाश करता है। लेकिन यहाँ लक्ष्य बहुवचन में है, कमांड विकेंद्रीकृत है और अंत एक चलती हुई रेखा की तरह है। यह वही जगह है जहाँ शॉर्ट वार डॉक्ट्रिन एक लॉन्ग वार रियलिटी से टकराती है और इस टकराव में सबसे पहले थकान आती है, संसाधनों में नहीं बल्कि मनोबल और राजनीतिक इच्छा शक्ति में। ट्रंप की दुविधा इसी टकराव का प्रतिफल है। आगे बढ़ना मतलब एक ऐसे संघर्ष में प्रवेश करना जिसकी समय सीमा अनिश्चित है और लागत बढ़ती हुई। पीछे हटना मतलब एक ऐसे नैरेटिव को जन्म देना जिसमें डिटरेंस कमजोर दिखता है और बीच का रास्ता लगातार बयान, सीमित कार्रवाई और नियंत्रित दूरी। यह सबसे अस्थिर संतुलन है जो लंबे समय तक टिकता नहीं। यही कारण है कि हर घोषणा के बाद एक रिकैलिब्रेशन दिखाई देता है, हर आक्रामकता के बाद एक डिसएंगेजमेंट विंडो खुली रहती है। इस बीच वैश्विक परिदृश्य में चुपचाप अपनी जगह बदल रहा चीन इस पूरे परिदृश्य को एक ओपनिंग की तरह देखता है जहां वह खुद को एक स्थिर पूर्वानुमेय शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। रूस अपनी शैली में इस समीकरण का लाभ उठाता है जहां प्रत्यक्ष भागीदारी कम पर प्रभाव अधिक होता है। यह वह समय है जब शक्ति का केंद्र एक से अधिक दिशाओं में खींच रहा है और किसी एक धुरी का वर्चस्व अपने आप में प्रश्न बनता जा रहा है। भारत जैसे देशों के लिए यह परिदृश्य एक सूक्ष्म संतुलन की मांग करता है। ऊर्जा की निर्भरता, प्रवासी हित, क्षेत्रीय स्थिरता, इन सब के बीच एक ऐसी कूटनीति की जरूरत है जो ओपन चॉइस के बजाय मल्टीपल ऑप्शंस पर चलती हो। यही कारण है कि बयान मापे हुए होते हैं, कदम संतुलित और संकेत दोहरे अर्थों में पढ़े जाने योग्य। यह कोई निष्क्रियता नहीं बल्कि एक सक्रिय संतुलन है जहां हर शब्द और हर मौन दोनों का वजन होता है। अब युद्ध रैखिक नहीं है, वे परतदार है, वितरित है और समय के साथ अपने रूप बदल रहा है। ईरान ने इस नई प्रकृति को जल्दी समझा और अपने ढांचे को उसी अनुरूप ढाला। अमेरिका अभी भी अपनी पारंपरिक ताकत के भरोसे इस नए परिदृश्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप इस संक्रमण के बीच खड़े एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरते हैं जो हर मोर्चे पर नियंत्रण रखना चाहता है पर हर मोर्चा अपने आप में स्वतंत्र हो चुका है। आखिरकार यह सवाल नहीं रह जाता कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, सवाल यह बन जाता है कि कौन इस खेल के नियमों को बेहतर समझता है। ईरान ने नियमों को बदल दिया है, युद्ध को एक जगह से कई जगहों पर, एक समय से कई समयों पर और एक सेना से कई तंत्रों में बांट दिया है। अमेरिका अभी भी उस एक निर्णायक क्षण की तलाश में है जहां वह अपनी पूरी ताकत के साथ उतरकर खेल खत्म कर सके। लेकिन यहाँ खेल खत्म नहीं होता, यह फैलता है, लंबा होता है और अंत में उसी को थकाता है जो जल्दी जीतना चाहता है। शायद यही वजह है कि जहां ट्रंप को यह एहसास होता है कि ईरान कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है, कोई मोर्चा नहीं, एक जाल है और कोई युद्ध नहीं, एक अवस्था है। इस अवस्था में प्रवेश करना आसान है, निकलना कठिन। और जब तक यह समझ पूरी तरह बैठती है तब तक मैदान पर खामोशी बढ़ चुकी होती है, सहयोगी दूरी बना चुके होते हैं और घोषणा के बाद एक अनकहा विराम जुड़ चुका होता है। एक ऐसा विराम जो बताता है कि इस बार युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि समझ से जीता जाएगा। अगर आपको लगता है कि ईरान के इस युद्ध में अमेरिका या यूं कहें ट्रंप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो अपनी राय जरूर रखें। या यूं कहें कि जो अमेरिका के ऊपर भरोसा बना था अब वो भरोसा डिग गया है, जिससे उनके साथी भाग रहे हैं और
कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। या तीसरी भाषा में कहें कि सबसे बड़ी मजबूरी है गाड़ी चलाए रखना। बिना ईंधन, बिना तेल गाड़ी चलेगी कैसे, चूल्हा जलेगा कैसे? यह सवाल सबके लिए बिल्कुल सीधा और सटीक है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और दुनिया के बाकी उन देशों के लिए भी जिनको होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर अपने घर तक जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।